बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। और आज हम फिर से एक बार बिजनेस फ्लो को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो हमने नया प्रश्न लिया है, अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है, अनुबंध करने की क्षमता और अव्यस्क से संबंधित भारतीय कानून या भारतीय राजनियम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट होता है कि पक्षकारों में जो अनुबंध के पक्षकार हैं उनमें अनुबंध करने की क्षमता या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कानून किसको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मानता है और किसको नहीं मानता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस संबंध में धारा 11 में इसको परिभाषित किया है और यह कहा है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम जो उन पर लागू होता है के अनुसार वयस्क आयु का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राजनियम के द्वारा जो उस पर लागू होता है के द्वारा अनुबंध करने के योग्य घोषित नहीं कर दिया है। अब धारा 11 को पढ़ते हैं तो यह बात स्पष्ट होती है कि वयस्क आयु का व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अनुबंध कर सकता है और जो किसी राजनियम द्वारा घोषित नहीं कर दिया गया वह अनुबंध कर सकता है। तो फिर अनुबंध कौन नहीं कर सकता? तो स्पष्ट है कि इसके विपरीत 3 प्रकार के लोग अनुबंध करने के अयोग्य हैं या लायक नहीं है। पहला अवयस्क व्यक्ति, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति और तीसरा राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। अब मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अवयस्क कौन होता है, क्योंकि अभी हमें अवयस्कों से संबंधित राजनियम का अध्ययन भी करना है। लेकिन पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि अवयस्क कौन होता है। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहीं भी अवयस्क को परिभाषित नहीं किया गया है। वयस्क की परिभाषा है वो भी वयस्कता अधिनियम में है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 में वयस्क को 2 प्रकार से परिभाषित किया है। एक तो सामान्य वयस्कता की आयु और दूसरा संरक्षक की दशा में वयस्कता की आयु। अब जो पहली स्थिति बनती है सामान्य वयस्कता की आयु, यानी कि जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लिए वह वयस्क है। और संरक्षक यदि नियुक्त किया गया है, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स, न्यायालय ने नियुक्त कर दिया, अर्थात किसी व्यक्ति के अवयस्कता काल में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो एक संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, जो उसकी और उसकी संपत्ति की देखभाल करता है। उस स्थिति में 21 वर्ष पूरे होने पर वयस्क माना जाता है उस व्यक्ति को। तो 2 स्थितियां स्पष्ट हुई, एक सामान्य वयस्कता की स्थिति और एक संरक्षक की दशा में वयस्कता की स्थिति। अब मैं यह भी कह देना चाहता हूँ यहाँ पर कि इसका मतलब यहाँ वयस्क को तो परिभाषित कर दिया, लेकिन इससे ही हमें अवयस्क का गणित निकालना होगा। अगर सामान्य वयस्कता सामान्य स्थिति है तो सामान्य स्थिति में जिस व्यक्ति ने अपनी उम्र के 17 वर्ष 364 दिन भी पूरे कर लिए हैं, एक दिन अभी कम है, तब भी वह अवयस्क ही कहलाएगा। तो इस अवयस्क की परिभाषा या अर्थ निकल कर आ गया। जब संरक्षक की दशा हो तो 20 वर्ष 364 दिन का व्यक्ति भी अवयस्क ही कहलाएगा, क्योंकि अभी एक दिन शेष है। अब मैं यह जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ कि अवयस्क से संबंधित भारतीय राजनियम क्या है, अर्थात कानून क्या है, क्या अवयस्क कर सकता है और क्या अवयस्क नहीं कर सकता है।
तो पहली स्थिति आती है ठहराव पूर्णतः व्यर्थ। बिल्कुल ठीक बात है कि अव्यस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, बेकार होता है। अव्यस्क के साथ कोई ठहराव नहीं करना चाहिए, कोई अनुबंध नहीं बनेगा, कोई दूसरे पक्षकार को लाभ प्राप्त नहीं होगा। मोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में ऐसा हुआ। ब्रह्मदत्त नाम के एक व्यक्ति से धर्मोदास घोष ने कुछ पैसे उधार मांगे। ब्रह्मदत्त ने कहा कि ठीक है, तुम अपने प्रॉपर्टी के कागज मुझे दे दो और मैं तुम्हें अमुक पैसे दे दूंगा। उसमें से कुछ पैसे दे भी दिए, लेकिन हुआ क्या कि बाद में जब ब्रह्मदत्त के वकील ने उन्हें कहा कि इनसे यह लिखवा लिया जाए कि ये वयस्क हैं तो हम सेफ हो जाएंगे और कोई बात नहीं, तो जो धर्मोदास घोष है उसने ये लिखने से मना कर दिया। तो ब्रह्मदत्त ने अपने पैसे वापस मांगे, उसने पैसे खर्च कर दिए थे, वो वापस नहीं दे सका और मामला कोर्ट में पहुंचा। और यही इस केस में निर्णय दिया गया। लेकिन उससे पहले की स्थिति भी मैं आपको बता दूं कि मोहरी बीबी जो ब्रह्मदत्त की पत्नी थी, उसके नाम से ये केस डिसाइड हुआ क्योंकि ब्रह्मदत्त की केस लड़ते समय मृत्यु हो गई और उसमें कोर्ट ने यही निर्णय दिया कि मोहरी बीबी ये पैसे प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। कि उसका मुख्य कारण यह है कि धर्मोदास घोष के साथ यह मामला होना ही नहीं चाहिए था, यह अनुबंध होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ठहराव पूर्णतः व्यर्थ हो जाता है, प्रारंभ से ही व्यर्थ हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। दूसरी बात, लाभ की स्थिति में अनुबंध का प्रवर्तन। बिल्कुल ठीक बात है। जब अव्यस्क को लाभ होता है तो वह अपने वचन को पूरा करके दूसरे से अपने वचन को पूरा करवा सकते, लेकिन पहले इसमें यह शर्त जरूर है कि पहले उसे अपने वचन को पूरा करना होगा। तीसरी बात, प्रत्यस्थापना अर्थात जैसे थे वाली पोजीशन या क्षतिपूर्ति, यह भी अव्यस्क पर लागू नहीं होता। और ऐसा होता तो धर्मोदास घोष को भुगतान करना पड़ जाता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि जैसे थे वाली स्थिति में उसको नहीं लाया जा सकता, यानी कि अनुबंध से पूर्व जिस स्थिति में थे, यदि उसने एडवांस दिए हुए थे तो वह ले सकता है, लेकिन लिए हुए थे तो वह नहीं दे सकेगा, उसके लिए वो बातें नहीं है। क्षतिपूर्ति या प्रत्यस्थापना के लिए बातें नहीं होता। इसी प्रकार व्यस्कता पर पुष्टिकरण संभव नहीं होता। मतलब कोई अव्यस्क अगर यह कहे कि मुझसे अनुबंध तो आप आज कर लें और जब भी मैं व्यस्क होऊंगा उस दिन निष्पादन कर लेंगे, तो ऐसा भी अनुबंध या ठहराव व्यर्थ होगा, लागू नहीं होगा। अर्थात यह कि जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाए तभी वह अनुबंध करे या उससे अनुबंध किया जाए। विनिर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन भी नहीं होता, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि वचन का पालन करवाना वह तभी हो सकता है जब 18 वर्ष का व्यक्ति हो, और अव्यस्क में इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। अवरोध का सिद्धांत भी लागू नहीं होता, अर्थात अगर अव्यस्क कपट द्वारा या मिथ्या वर्णन द्वारा अपने को व्यस्क बताकर किसी से अनुबंध कर लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। उसके पश्चात संरक्षक द्वारा अनुबंध, तो अव्यस्क के माता पिता या संरक्षक अव्यस्क के हितों के लिए अनुबंध कर सकते हैं। यह हित के लिए कर सकते हैं और दो स्थितियों में नहीं कर सकते। एक तो उसका विवाह का अनुबंध नहीं कर सकते और एक उसका नौकरी का अनुबंध नहीं कर सकते। इन दोनों स्थितियों में प्रतिबंध है, बाकी तो अव्यस्क के हित के लिए वो अनुबंध कर सकते हैं। उसके पश्चात माता पिता का दायित्व नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर अव्यस्क कोई अनुबंध करता है तो क्या उसके माता पिता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि वो अपने वचन को पूरा करें या उसके वचन को पूरा करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अव्यस्क अगर नैतिक रूप से इस दायित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उन्हें अपने वचन को पूरा करना होगा। यदि कोई दायित्व वो नहीं लेते हैं नैतिक रूप से, तो फिर अव्यस्क के माता पिता का अव्यस्क के किए गए कार्यों के लिए या अनुबंधों के लिए कोई दायित्व नहीं होता। उसके पश्चात अव्यस्क एजेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अव्यस्क एजेंट बन सकता है, नहीं बना सकता,
क्योंकि बनाने के लिए अनुबंध करने की क्षमता चाहिए, बनने के लिए अनुबंध करने की क्षमता नहीं चाहिए। क्योंकि जो वो तीसरे पक्षकारों के साथ अनुबंध करेगा वह अनुबंध उस पक्षकार के साथ हुआ माना जाएगा जिसका कि वह एजेंट है। अवयस्क साझेदार की बात है तो अवयस्क को लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार बनाया जा सकता है, उससे अधिक उसे साझेदार नहीं बनाया जा सकता। अवयस्क के लिए प्रतिभूति अर्थात क्या अवयस्क की गारंटी दी जा सकती है, तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल अवयस्क की गारंटी दी जा सकती है। उसका कारण यह है कि यदि अवयस्क भुगतान नहीं करता है तो जो गारंटर या प्रतिभू है उससे भुगतान ले लिया जाएगा। लेकिन अवयस्क किसी की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मूल ऋणी ने धन नहीं दिया, ऋण नहीं चुकाया, तो अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए अवयस्क गारंटी नहीं दे सकता, अवयस्क की गारंटी दी जा सकती है। अवयस्क अंशधारी, क्या अवयस्क शेयर होल्डर बन सकता है, तो यहाँ यही कहा गया है कि सदस्यता रजिस्टर में उसके नाम के साथ उसके माता पिता या संरक्षक का नाम लिखा जाता है। उसके पश्चात पट्टेधारी तथा अन्य व्यवसाय, क्या अवयस्क किसी बिजनेस को लीज पर ले सकता है या कोई बिजनेस कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसका मुख्य कारण क्योंकि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। अवयस्क संयुक्त वचनदाता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर कहीं लायबिलिटी उत्पन्न होगी तो उस लायबिलिटी के लिए वो बातें नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए पक्षकार बन सकता है। उसके पश्चात अवयस्क और दिवालिया, तो यह तो प्रश्न ही नहीं होता कि अवयस्क को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अवयस्क ने अपना जीवन ही शुरू नहीं किया, कहीं व्यवसाय ही शुरू नहीं किया, कहीं काम ही शुरू नहीं किया, तो उसको अभी दिवालिया कैसे घोषित कर सकते हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि दिवालिया अधिनियम उस पर लागू नहीं होता। अवयस्क और विनिमय साध्य, क्या अवयस्क बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि लिख सकता है, तो इस संबंध में यही कहा जाता है कि वो लिख तो सकता है, लेकिन डिसऑनर्ड होते हैं तो वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अपराध के लिए उत्तरदायी, ये महत्वपूर्ण बात है कि अवयस्क यदि किसी की मानहानि, शील भंग या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है तो उसे उत्तरदायी ठहराया जाता है और उसे पनिशमेंट दिया जाता है। अपराध के लिए उसे जहाँ तक सज़ा का सवाल है तो किशोर गृह में उनको रखा जाता है। विवाह के अनुबंध, क्या अवयस्क विवाह का अनुबंध कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में वैसे भी ये व्यवस्था है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, तो तभी अनुबंध हो सकता है, विवाह हो सकता है। तो यहाँ विवाह के अनुबंध में भी अवयस्क को दूर रखा गया है। नौकरी का ठहराव नहीं कर सकता, बिल्कुल, यह बात मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ। प्रशिक्षुता अनुबंध अर्थात अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल 1961 के एक्ट के मुताबिक 16-17 साल का व्यक्ति अगर कहीं काम सीखना चाहता है तो उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं बदले में और वह काम सीख सकता है, उसका अनुबंध कर सकता है। उसके पश्चात अंतिम बात, आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में दायित्व, तो अवयस्क के आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में भी दायित्व होते हैं। इसमें अवयस्क का ही भला है, क्योंकि आवश्यक आवश्यकताएं वो हैं जो उसके जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं। अब भारत में जहाँ तक आवश्यक आवश्यकताओं का सवाल है तो वो उसमें उसका रोटी, कपड़ा, मकान या जो बीमारी है या बाई दी वे पत्नी है तो पत्नी की बीमारी है, माता पिता का अंत्येष्टि कार्यक्रम है, कोई वकील का खर्चा है, दवाओं का खर्चा है, ये सब आवश्यक आवश्यकताओं की श्रेणी में आता है और इनके लिए वो किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर ऋण ले सकता है और ये अर्थ अनुबंध की स्थिति होती है इसमें, और इस स्थिति में अवयस्क के दायित्व उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि सिर्फ अगर पूरी स्थिति को ध्यान रखें, नज़र डालें, तो अवयस्क को दो जगह ही उत्तरदायी ठहराया गया है, एक अपराध के लिए और एक आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में। बाकी कहीं भी अवयस्क के उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं।
आपको अवयस्क से संबंधित भारतीय राजनियम आज बताया गया। आप अपने स्तर से पुस्तक की सहायता से इसे और अधिक समझने का प्रयास करें और परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नों को तैयार करें। धन्यवाद। नमस्कार।